हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। जो हमने लूसेंट की सीरीज़ स्टार्ट की थी उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। आज के वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो संगठन और संस्थाएं बनाई गई थी उनके बारे में देखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। तो चलिए हम देखते हैं जो संस्थाएं गठित की गई थी वो और उनके संस्थापक कौन रहे हैं और इन संस्थाओं ने भारत के आंदोलन में कितना योगदान दिया है ये आप पीछे देख भी चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एक संस्था है जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी और इसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1784 यानी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि क्या ही बताएं, हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस का तो जैसे फेवरेट सा है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। आगे हम देखते हैं आत्मीय सभा और ये जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई 1885 में और ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। आगे फिर युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा की गई थी। आगे हम देखते हैं ये जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी और इसे भी स्टार लगा के चलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं जो तत्वबोधिनी सभा है इसकी स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी। वैसे तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं मैं उन्हें बताती जाऊंगी आपको। फिर हम देखते हैं ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की। फिर हम देखते हैं जो परमहंस मंडली है गोपाल हरि देशमुख के द्वारा 1840 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो आप देख रहे हैं रहनुमाई मजदायान सभा, इसे मजदायसन भी बोला जाता है, रहनुमाई मजदायसन सभा, और इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी फरदोंजी और इन्होंने कब की थी 1851 में। आगे हम देखते हैं जो बालिका विद्यालय है वो 1851 में ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसमें जो है ज्योतिबा फुले के साथ साथ उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले, उनका भी योगदान रहा है। और आगे हम देखते हैं मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी और इसकी स्थापना 1863 में किसके द्वारा की गई थी, तो अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। हम देखते हैं साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1864 में की और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में की थी। 1866 में एक और घटना घटी थी, जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी स्थापना की गई थी 1866 को, और दिल्ली हाई कोर्ट की भी स्थापना जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1866 में की गई थी। आगे हम देखते हैं जो आप देख रहे हैं पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एमजी रनाडे के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और जो प्रार्थना समाज है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी और केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि ने इसकी स्थापना की थी। प्रार्थना समाज से कौन कौन जुड़े हैं, तो केशव चंद्र तो जुड़े ही हैं, उसके साथ साथ एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, ये दरअसल पांडुकर लिखा हुआ है, आत्माराम पांडुरंग होना चाहिए था ये, और देवेंद्र नाथ ठाकुर, तो ये लोग किससे जुड़े हैं, प्रार्थना समाज से। आगे हम देखते हैं जो बेद समाज है वो 1867 में स्थापना हुई थी और आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। फिर सत्य शोधक समाज से भी ज्योतिबा बाई फुले जी ही जुड़े हुए हैं और 1873 में इसकी स्थापना हुई थी और ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे हम देखते हैं अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और जो इंडियन लीग है 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा, आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आगे हम देखते हैं इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। और ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है 1882 में मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अर्कॉट ने इसकी स्थापना की थी और इसी से जुड़ी हुई थी एनी बेसेंट, जो एनी बेसेंट जी थी वो इसी से जुड़ी हुई थी। आगे हम देखते हैं और इसका जो है हेडक्वार्टर हमारे यहाँ मद्रास में खोला गया था, किसका, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का। आगे हम देखते हैं यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी स्थापना की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी। ए.ओ. ह्यूम को
इसके पिता के नाम से जानते हैं, कांग्रेस के पिता के नाम से हम A.O. ह्यूम को जानते हैं। आगे फिर हम देखते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी तथा तैलंग के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं बेलूर मठ, और जो बेलूर मठ है इसकी स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद ने की। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रनाडे ने की। और आगे देखते हैं जो शारदा सदन है, शारदा सदन की स्थापना 1889 में रमाबाई के द्वारा की गई थी। जो रामकृष्ण मिशन है 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और जो अभिनव भारत संस्था है इसकी स्थापना 1904 में जो विनायक दामोदर सावरकर जी हैं इनके द्वारा की गई थी। और ये उत्तर प्रदेश BCS में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये भी यूपी उत्तर प्रदेश BCS में पूछा जा चुका है। आगे फिर हम देखते हैं मुस्लिम लीग भी कई जगह पूछा गया है और इसकी स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह ने की थी। आगे हम अनुशीलन समिति देखते हैं, 1907 श्री बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने की थी। और अनुशीलन गलत लिखा हुआ है, अनुशीलन ऐसे होना चाहिए था, अनुशीलन समिति। इस बुक में वर्तनी से संबंधित बहुत सारे दोष हैं, आप उसको देखते जाइएगा। आगे हम देखते हैं सोशल सर्विस लीग, 1911 श्री नारायण मल्हार जोशी ने इसकी स्थापना की। और जो विश्व भारती है इसकी स्थापना 1912 में राविंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा की गई थी। फिर कुछ संस्थाएं और इसके संस्थापक आगे और दिए हुए हैं। गदर पार्टी जो है उसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम ने मिलकर के की। जो हिंदू महासभा है इसकी स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। आगे हम देखते हैं ये जो होम रूल लीग है इसकी स्थापना 1916 में और तिलक और रेनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। विमेन इंडिया एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। और साथ में जो खिलाफत आंदोलन है अली बंधुओं ने यह आंदोलन स्टार्ट किया था और 1919 में स्टार्ट हुआ था, गांधी जी भी इससे जुड़े हुए थे। आगे हम देखते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में NM जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और जो स्वराज पार्टी है ये 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा गठित की गई। फिर हम देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, इसकी स्थापना किसने की थी? तो जो है इसकी स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी 1924 में। आगे हम देखते हैं ये जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना 1924 में BR अम्बेडकर जी के द्वारा की गई। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा की गई थी। आगे फिर हम देखते हैं जो नौजवान सभा है इसकी स्थापना 1926 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल के द्वारा की गई। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो एसोसिएशन है उसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1928 में की गई थी। ये दरअसल जो HRA था उसी का आगे नाम चेंज करके HSRA कर दिया गया था 1928 में भगत सिंह के द्वारा। आगे हम देखते हैं जो खुदाई खिदमतगार है उसके बारे में बता रहे हैं। और जो खुदाई खिदमतगार है इसकी स्थापना 1930 में अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा की गई थी। हरिजन सेवक संघ जो कि पुणे में, इसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और वो जो पूना पैक्ट हुआ था उसी के बाद इसकी स्थापना की जाती है। पूना पैक्ट 1932 के बाद इसकी स्थापना की गई थी गांधी जी के द्वारा। आगे हम देखते हैं जो स्वतंत्र श्रमिक पार्टी है इसकी स्थापना 1936 में BR अम्बेडकर के द्वारा की गई। और ये अम्बेडकर, वैसे ही बाबा भीमराव अम्बेडकर होना चाहिए था, इन्होंने अम्बेडकर लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। और जो आज़ाद हिंद फौज है इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में की थी। फिर आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। आगे हम देखते हैं दूसरा जो पॉइंट है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएँ। तो हम पहले देखेंगे आंदोलन और घटनाएं क्या है, कब हुई वो, और उनसे संबंधित विषय और व्यक्ति कौन है। तो सबसे पहले है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसकी स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। कहाँ पे? मुंबई या बम्बई में। पहले उसे बम्बई कहा जाता था, आज वो मुंबई है। आगे हम देखते हैं ये जो बंग भंग आंदोलन है जिसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ये घटना 1906 की है। इन्होंने इसमें 1905 बताया है तो आप इसको याद रखिएगा। ये 1906 की घटना है। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो 1905 में कर्जन के द्वारा जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसी के विरोध में 1906 में ये घटना घटी थी। और हम देखते हैं कि ये बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था।
तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जो है जो स्वदेशी आंदोलन था उससे गांधी जी रिलेटेड थे या नहीं थे। अब जिनको पता होगा कि गांधी जी तो 1915 के पहले भारत में ही नहीं थे और ये जो आंदोलन हुआ है वो 1906 में हुआ है, तो वो तो कर ले जाएंगे। और जिनको नहीं पता होगा उन्हें लगेगा गांधी जी स्वदेशी के बहुत ज़्यादा समर्थक थे, तो इसका मतलब है कि गांधी जी इस आंदोलन से पक्का जुड़े रहे होंगे, उन्हीं के दिमाग मतलब उन्हीं के माइंड की ये उपज होगी। पर ऐसा नहीं है। गांधी जी 1915 के बाद भारत में आए हैं। 1915 तक तो वो दक्षिण अफ्रीका में थे। आगे हम देखते हैं जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो 1906 में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा कहाँ की गई थी, तो ढाका में। आगे फिर हम देख रहे हैं कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1907 में। नरमगल एवं धर्मदल में यह विभाजित हो जाती है और इसे हम लोग सूरत कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जानते हैं। आगे फिर हम देखते हैं जो होम रूल आंदोलन है वो कब इसकी स्थापना कब हुई, 1916 में। तिलक और एनी बेसेंट ऊपर हमने देख ही लिया है। जो लखनऊ पैक्ट है दिसंबर 1916 में होता है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो जाता है और साथ में जो 1907 में नरम दल और गरम दल आपस में फूट पड़ गया था, ये लोग भी आपस में मिल जाते हैं। यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता होता है, साथ में जो नरम दल और गरम दल वाले थे वो भी एक साथ काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा। ये 20 अगस्त 1917 की घटना है। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा इसको कहा जाता है। फिर हम देखते हैं रॉलेट एक्ट, और ये जो रॉलेट एक्ट है 19 मार्च 1919 में आया। इसे काला कानून जिसके अंतर्गत इसे काला कानून कहा गया और इसके अंतर्गत क्या था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा गया। फिर आगे हम देखते हैं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 13 अप्रैल 1919 को होता है। जनरल डायर अमृतसर में ही ये जलियांवाला बाग है, वहीं पे ये घटना घटती है। और इसी जो है ये जो कानून था ना 1919 का कि जो है बिना अपील बिना दलील वाला, तो इसी के दौरान इसी में सैफुद्दीन किचलू और एक लोग और थे वो गिरफ्तार हो जाते हैं। तो उनको कैसे छुड़ाया जाए, इस पे किस तरह से डिस्कशंस करना है, क्या आगे की रणनीति हो, इन्हीं सब का डिस्कशन करने के लिए लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। लेकिन ये जो जनरल डायर रहता है इसने जो है अंधाधुंध गोलियां चलवाई, लोगों को बहुत ज़्यादा मार दिया। वहाँ पे एक कुआं था, लोग भगदड़ में उस कुएं में जाके गिर गए, बहुत सारे लोगों की उसमें मृत्यु हुई। हालांकि फिर जनरल डायर को कुछ सज़ा भी नहीं मिली। इवन जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने तो उसकी तारीफ़ भी की। फिर हम आगे देखते हैं जो खिलाफत आंदोलन है वो कब हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। शौकत अली और मोहम्मद अली इसके प्रवर्तक थे। आगे हम देखते हैं जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट है इसका प्रकाशन कब हुआ, तो 28 मई 1920 को, और ये जलियांवाला बाग से संबंधित थी। यानी कि जो जलियांवाला बाग में ये इतना बड़ा हत्याकांड हुआ था उसके बाद फिर एक कमेटी बैठाई गई उसकी जांच करने के लिए, तो वही है हंटर कमेटी, और इसे जो है अंग्रेजों ने बैठाया था। हम आगे देखते हैं कांग्रेस का जो नागपुर सेशन हुआ था दिसंबर 1920 में हुआ और इसी में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है। फिर हम देखते हैं आंदोलन और घटनाएं में आगे, तो अगली जो घटना है वो है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920। महात्मा गांधी इसके प्रवर्तक रहते हैं। फिर हम देखते हैं चौरी चौरा जो कांड होता है 5 फरवरी 1922 को, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। उसी के बाद फिर जो गांधी जी हैं वो असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। और ये घटना कहाँ की है, तो ये गोरखपुर ज़िले में जो कि उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है वहाँ की घटना है, और इसी के बाद से असहयोग आंदोलन फिर स्थगित कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं जो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1923 की हुई थी। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास इससे संबंधित थे। और फिर हम देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में सचिन सान्याल के द्वारा की गई। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। और इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कि कितने सदस्य इससे संबंधित थे, और इसमें कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तानी नहीं था, सारे लोग अंग्रेज ही थे। इसी वजह से इसका बहुत विरोध हुआ, काले झंडे भी दिखाए गए थे इसको। आगे हम देखते हैं कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब होता है, तो 3 फरवरी 1928 को। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार के बाद फिर आगे चल कर के जो लाला लाजपत राय जी हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और एक बहुत ही फेमस कथन है उनका कि मेरी पीठ पर लाठी का हर एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य में ताबूत की कील साबित होगी। आगे हम देखते हैं
और ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फिर हम आगे देखते हैं कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो कब आई, तो अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। दरअसल साइमन कमीशन का इतना ज़्यादा विरोध हो रहा था, इसी वजह से जो जॉन साइमन थे इन्होंने कहा कि आप लोग कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा मतलब कि कानून बना के दिखाइए जिस पे सारे लोग मतलब कि राजी खुशी हों, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं या जो भी उस टाइम पे, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर जो है इंडियन वो मतलब कांग्रेस हो और जो अन्य पार्टी बनी हुई थी, वो सारे लोग कि कोई भी ऐसा संविधान हो आपके पास या कोई भी ऐसा कानून हो जिस पे सारे लोगों की सहमति हो, आप ऐसा करके दिखाइए। तो मोतीलाल नेहरू जी फिर इसको एक्सेप्ट करते हैं और वो आगे चल कर के एक मतलब कि संविधान बनाते हैं अपना, एक बहुत ही मतलब उसमें बहुत सारे प्रावधान रहते हैं और जब उसको दिया जाता है तो वही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। तो हम देखते हैं कि ये नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। फिर जो बारदौली सत्याग्रह है अक्टूबर 1929 में होता है। गुजरात के किसानों को लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में यह आंदोलन होता है। फिर हम देखते हैं जो लाहौर षड्यंत्र केस है ये कब होता है, तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका जाता है। और ये लोग खाली असेंबली में बम फेंकते हैं, किसी की उसमें मृत्यु नहीं होती है। और इनका कहना था कि ब्रिटिश जो मतलब कि बहरी हो चुकी है, केवल उन्हें सुनाना ही हमारे इस बम फेंकने का मतलब है, किसी को मारना इसमें कोई उद्देश्य शामिल नहीं था। फिर आगे कांग्रेस का जो लाहौर सेशन होता है दिसंबर 1929 में, और यहाँ पे फिर मतलब पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर हुआ था, तो ये रावी नदी के तट पर हुआ था। फिर आगे हम देखते हैं जो स्वाधीनता दिवस है इसकी घोषणा 2 जनवरी 1930 को की जाती है। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। और फिर हम देखते हैं जो नमक आंदोलन है ये 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से डांडी जा करके नमक बना करके नमक जो कानून था उसका उल्लंघन किया। और ये घटना 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के मध्य की है। फिर हम देखते हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है ये कब हो जाती है, तो 6 अप्रैल 1930 को। फिर हम आगे देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को होता है और प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। कहाँ पे आयोजन इसका होता है, तो लंदन में। फिर हम आगे देखते हैं गांधी इरविन समझौता होता है 8 मार्च 1931 को। और इसके बाद फिर जो महात्मा गांधी जी हैं वो वायसराय इरविन के मध्य ये समझौता होता है और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। साथ में जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन होना था उसमें वो जाने के लिए भी राजी हो जाते हैं। तो इकलौते कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करने वाले महात्मा गांधी जी ही थे जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। फिर हम देखते हैं जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये वो 7 सितंबर 1931 को हुआ और गांधी जी इसमें सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए। और गांधी जी किस जहाज़ से गए थे ये पूछा जाता है, तो गांधी जी राजपूताना नामक एक जहाज़ से इंग्लैंड गए हुए थे। फिर हम देखते हैं कम्युनल अवार्ड आता है और ये जो कम्युनल अवार्ड है सांप्रदायिक पंचाट इसे कहा जाता है। 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड के द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। और फिर पूना पैक्ट आगे चल कर के होता है। इसी जो है कम्युनल अवार्ड के वजह से जो गांधी जी हैं वो आमरण मतलब कि भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 में। और ये होता किसके मध्य है, तो गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य होता है, जिसके सांप्रदायिक पंचाट में जो दलित हैं उनके लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 जो है सीटें आरक्षित थी। बाद में फिर इनको बढ़ा करके 148 सीटों तक कर दिया गया। फिर हम देखते हैं जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो 17 नवंबर 1932 को होता है और इसमें फिर से कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती। तो इसका क्वेश्चन बनता है कि मतलब जो कांग्रेस है वो कितनी बार सम्मेलन में पार्टिसिपेट की है, तो केवल एक बार। और वो भी कौन सा सम्मेलन था, तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में केवल एक बार गांधी जी की तरफ से इंडियन नेशनल मतलब कि जो कांग्रेस था उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। फिर हम देखते हैं कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी है इसका गठन कब होता है, तो मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और MS जोशी के
हाथों। फिर हम देखते हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसका गठन कब होता है, तो 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसका गठन होता है। जो मुक्ति दिवस है 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्याग पत्र दे दिया जाना। तो इसमें क्या होता है, इसमें दरअसल जो अंग्रेज रहते हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ रहता है और अंग्रेज जो है बिना भारतीयों से पूछे बोल देते हैं कि जो भारतीय हैं वो भारतीय जो सैनिक हैं वो सेकेंड जो वर्ल्ड वार है उसमें ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी की वजह से जो हमारा मतलब कि उस समय जो भी असेंबली में मंत्री थे वो सारे लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं और इसी इस्तीफे को ही जो मतलब मुस्लिम लीग थी उसने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कब, तो 22 दिसंबर 1939 को। आगे हम देखते हैं पाकिस्तान की मांग। जो पाकिस्तान की मांग है वो 24 मार्च 1940 को उठी मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। फिर हम देखते हैं अगस्त प्रस्ताव आगे आता है। तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया और ये किसके द्वारा लाया गया था, तो वायसराय लिनलिथगो के द्वारा लाया गया। जो क्रिप्स मिशन है उसका प्रस्ताव मार्च 1942 में आया स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। फिर भारत छोड़ो जो आंदोलन है 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी जी के द्वारा। और ये जो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ इसी को ना अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम आगे देखते हैं शिमला सम्मेलन होता है। जो शिमला सम्मेलन है वो 25 जून 1945 को होता है। सभी राजनीतिक दलों का इसमें सम्मेलन हुआ। नौसेना का जो विद्रोह है वो 19 फरवरी 1946 को कहाँ पे हुआ, तो मुंबई में। फिर हम देखते हैं प्रधानमंत्री इटली की घोषणा आती है 15 मार्च 1946 को। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन इसमें दिया जाता है। और कैबिनेट मिशन का आगमन होता है 24 मार्च 1946 को। सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं और भी 3 सदस्य इसमें होते हैं। हम देखते हैं कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों जिसमें पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे, ये लोग भारत आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना का जो प्रकाशन है वो कब हुआ, तो इस योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। फिर हम देखते हैं प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। और अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई, तो 2 सितंबर 1946 को। किसके द्वारा, मतलब कि इसमें क्या घटनाक्रम होता है, तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजी में बहुत पूछा जाता है। तो जो माउंटबेटन योजना है वो आती है 3 जून 1947 को। वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना इसमें रखी। फिर स्वतंत्रता की जो प्राप्ति है वो 15 अगस्त 1947 को हुई भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। और भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई, तो 26 जनवरी 1950 को। और इस टाइम पे क्या हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या बनाए गए थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति बन जाते हैं। फिर हम देखते हैं भारत में आज जो हम लोग इस आज़ादी के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने आज़ाद कराने में बहुत योगदान दिया है, बहुत सारे लोग रहे हैं, इतने महान व्यक्तित्व रहे हैं जो शहीद भी हुए हैं, तो हम उनके बारे में देखते हैं कि वो महान व्यक्तित्व कौन थे जो भारत को आज़ादी दिलाने में शहीद हुए हैं। तो फिर हम देखते हैं सबसे पहले उनका नाम, फिर क्या घटनाक्रम रहा है और उन्हें सज़ा कब दी गई है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं खुदीराम बोस जी, और इन्हें 1908 में सेशन जज थे एक किंगफोर्ड, इनकी गाड़ी पर बम फेंकने के कारण वेड़ी मतलब कि जो वेड़ी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर आगे चल के 1908 में ही 11 अगस्त 1908 में इन्हें फांसी दे दी गई। फिर हम देखते हैं सेकंड जो आएंगे वो अशफाक उल्ला खां आएंगे, और 19 अगस्त 1925 को काकोरी जो ट्रेन थी उसमें डकैती हुई थी, जिसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है, उसी के केस में इन्हें बंदी बनाया गया था। फिर आगे 18 दिसंबर 1927 को इन्हें भी फांसी दे दी जाती है। फिर हम देखते हैं ऊधम सिंह जी के बारे में, और जो ऊधम सिंह हैं 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर जो कि मतलब कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ था, इसको जो है गोली मार देते हैं लंदन हॉल में। और इसी के बाद फिर 31 जुलाई 1940 में ऊधम सिंह को भी फांसी की सज़ा मिलती है। फिर हम भगत सिंह जो थे वो सॉन्डर्स की हत्या 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार किए जाते हैं। यानी कि जो भगत सिंह हैं वो सॉन्डर्स की हत्या से भी जुड़े हुए थे, और साथ में जो उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था उसके वजह से भी इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आगे चल करके
सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सज़ा हो जाती है इन्हें कब, तो 23 मार्च 1931 में। और फिर आगे हम देखते हैं सुखदेव जी के बारे में। तो जो सुखदेव जी हैं ये भी सॉन्डर की हत्या के मामले से जुड़े हुए थे। 15 अप्रैल 1929 को गिरफ्तार होते हैं। साथ में फिर आगे चल कर के 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह जी के साथ ही इन्हें भी फांसी दे दी जाती है। आगे देखते हैं बटुकेश्वर दत्त। जो बटुकेश्वर दत्त हैं वो भी भगत सिंह के साथ केंद्रीय जो बम असेंबली कांड हुआ था उसमें जुड़े हुए थे और फिर आगे इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है। फिर आगे हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में देखेंगे और जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वो काकोरी ट्रेन डकैती से जुड़े हुए थे। आगे चल कर के फिर जो है इन्हें मतलब कि 27 फरवरी को इन्हें अभियुक्त बनाया जाता है तथा अंग्रेजी सरकार ने इन्हें चाहे जिंदा पकड़ो या मुर्दा लेकिन इन्हें पकड़ के लाओ, इसके लिए इनके ऊपर 30,000 रुपये का इनाम भी रखा रहता है। लेकिन कोई भी इन्हें पकड़ नहीं पाता है कभी भी। और आगे चल कर के 27 फरवरी 1931 को जो अल्फ्रेड पार्क है जो कि इलाहाबाद में है, अभी उसका नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर पार्क भी कर दिया गया है, वहीं पे मुठभेड़ में ये स्वयं को गोली मार लेते हैं। फिर आगे हम देखते हैं मास्टर अमीचंद। और जो मास्टर अमीचंद हैं वो दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी थे। और आगे चल कर के क्या होता है और पहले तो ये दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी थे और साथ में ये लॉर्ड हार्डिंग थे, इनकी हत्या के आरोप में आगे चल के बंदी बनाए जाते हैं। ये वाला जो पेज है ना इसमें इन लोगों ने बहुत घटिया तरीके से दिया हुआ है, बहुत ही एक दूसरे से मिक्स कर दिया है और इस पेज का कोई ध्यान ही नहीं रखा है। फिर हम आगे देखते हैं 8 मई 1915 ईस्वी को जो मास्टर अमीचंद्र थे उनको और उनके साथ उनके 4 साथियों को वायसराय के उनके 4 साथियों को फांसी दे दी जाती है। फिर हम आगे देखते हैं जो अवध बिहारी हैं उनके बारे में। तो जो अवध बिहारी हैं वो दिल्ली षड्यंत्र केस और लाहौर बम कांड से जुड़े हुए थे। इन्हें 1914 में बंदी बना लिया जाता है और आगे चल के 8 मई 1915 को अवध बिहारी जी को भी फांसी दे दी जाती है। आगे हम देखते हैं जो मदन लाल ढींगरा हैं वो 1 जुलाई 1909 में कर्नल विलियम जो वाइली हैं इनकी हत्या के कारण इनको गिरफ्तार किया जाता है और आगे चल कर के 16 अगस्त 1909 को फिर इन्हें फांसी दे दी जाती है। यानी 1 जुलाई 1909 को इन्होंने कर्नल वाइली की हत्या की और 16 अगस्त 1909 को इन्हें फांसी दे दी गई। सोचिए उस टाइम पे जो कानून थे कितने मतलब कि पावरफुल थे। आज हमारे यहाँ कोई भी मुकदमा आता है तो अगर आज आप मुकदमा दायर कर रहे हैं तो 20, 25, 30 साल के पहले तो सज़ा का कोई उम्मीद ही नहीं रहती है और उस टाइम पे 3 से 4 महीने भी नहीं बीतते थे तुरंत सज़ा मिल जाती थी। मतलब ऐसा कानून होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि केवल मतलब भारतीयों के लिए था, ब्रिटिशर्स अगर कोई क्राइम करते थे तो वो लोग उन्हें जो है इस तरह का कोई भी सज़ा नहीं देते थे, तो वो दूसरा मैटर है। लेकिन देखिए कि इतने सख्त कानून थे, बस ये देखना है हमें तो। आगे हम जो दामोदर चापेकर बंधु हैं उनके बारे में देखते हैं। 22 जून 1897 ईस्वी को जो प्लेग उस टाइम पे फैला हुआ था उसके कमिश्नर थे रैंड। इनको 18 अप्रैल इनको जो है और जो लेफ्टिनेंट एयरस्ट थे इनकी हत्या के सिलसिले में इन अपने भाइयों के साथ ये गिरफ्तार होते हैं। यानी कि जो दामोदर चापेकर बंधु हैं वो 22 जून 1897 ईस्वी को जो रैंड रहते हैं उनकी हत्या से जुड़े हुए रहते हैं मामले में और साथ में जो इनके एयरस्ट की हत्या और रैंड की हत्या से जुड़े हुए रहते हैं दामोदर चापेकर बंधु। आगे चल कर के इनके भाइयों के साथ इनको गिरफ्तार किया जाता है। फिर 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को इनको फांसी दे दी जाती है। साथ में जो इनके भाई थे बालकृष्ण चापेकर इनको 12 मई 1899 ईस्वी को और जो वासुदेव चापेकर थे इनको 8 मई 1899 को फांसी दे दी गई। फिर हम देखते हैं राजगुरु जी के बारे में। तो जो राजगुरु हैं 17 दिसंबर 1928 की सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर को पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हुए और आगे चल के 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ इन्हें भी फांसी दे दी जाती है। यानी कि 1929 में गिरफ्तार हुए और 1931 में फांसी मिल गई। फिर हम देखते हैं वासुदेव बलवंत फड़के। जो वासुदेव बलवंत फड़के हैं उनके बारे में देखते हैं कि एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार
जो ब्रिटिश सरकार है उनका विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को गिरफ्तार होते हैं। आगे फिर इन्हें काला पानी की सज़ा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 को इन्होंने खुद ही अपने प्राण त्याग दिए। यानी कि जो काला पानी की सज़ा दी जाती थी सेलुलर जेल, जो कि अंडमान निकोबार में है अभी, उसी के विरोध में इन्होंने जो है आमरण अनशन किया था और फिर 17 फरवरी 1883 को उसी भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका नाम क्या था? तो वासुदेव बलवंत फड़के। फिर हम आगे देखते हैं करतार सिंह सराबा। और जो करतार सिंह सराबा हैं वो गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से फिर ये गिरफ्तार हुए थे। आगे हम देखते हैं 16 नवंबर 1915 ईस्वी को इन्हें फांसी पर झूलते हुए शहीद कर दिया गया। आगे हम देखते हैं फिर जो राजेंद्र लाहिड़ी हैं उनके बारे में। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी जो ट्रेन डकैती हुई थी उससे ये जुड़े हुए थे और इसी सिलसिले में गिरफ्तार भी होते हैं। और आगे चल करके 17 दिसंबर 1927 को फिर गोंडा के जेल में इन्हें फांसी मिल जाती है, राजेंद्र लाहिड़ी को। सॉरी। फिर हम देखते हैं अनंत लक्ष्मण कन्हारे। इनका पूरा नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हारे और ये कन्हारे होना चाहिए, इन्हें कान्हरे लिखा है, कन्हारे होना चाहिए था ऐसे, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। तो इनके बारे में देखते हैं। नासिक में जो जैक्सन थे उनकी हत्याकांड से जुड़े हुए थे और इसी के कारण ये बंदी बनाए गए। फिर हम देखते हैं 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को इन्हें भी फांसी दे दी जाती है। आगे हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में देखते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा करते हैं तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि 18 अगस्त 1945 को वायुयान की दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन आज तक ये जो दुर्घटना है उसका प्रमाण नहीं मिला है, यानी कि प्रामाणिक दुर्घटना नहीं मानी जाती। आगे हम देखते हैं विष्णु गणेश पिंगल के बारे में। और जो विष्णु गणेश पिंगल हैं वो 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार किए गए और आगे फिर 17 नवंबर 1915 को इन्हें भी फांसी दे दी गई। फिर हम देखते हैं ब्रज किशोर चक्रवर्ती के बारे में। मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट जिसका नाम था बर्ज, इन पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 ईस्वी को गिरफ्तार हुए और 26 अक्टूबर 1934 को इन्हें भी फांसी पर लटका दिया गया। फिर हम देखते हैं कुशाल कुंवर के बारे में। और ये जो कुशाल कुंवर है ये 9 अक्टूबर 1942 को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए और 16 जून 1943 को इन्हें भी फांसी दे दी गई। मतलब वहाँ उस टाइम पे एकदम फिक्स था, कोई भी काम करोगे होना केवल फांसी ही है, फांसी होना है या फिर जो है तोप के मुंह में बांध करके उड़ा देना है। कोई सस्ती मद्दी जो है वहाँ पे कोई सस्ती सी जो है सज़ा का प्रावधान नहीं था। या तो आपको फांसी दी जाएगी या तो आपको तोप के मुंह में बांध करके उड़ा दिया जाएगा या तो फिर अंडमान में जो काला पानी की सज़ा है वो दी जाएगी। नॉर्मल जो है सज़ा किसी को मिलती ही नहीं थी। आगे हम देखते हैं कौन है। तो आगे हम देखते हैं आसित भट्टाचार्य जी के बारे में। और ये जो आसित भट्टाचार्य हैं वो 13 मार्च 1933 को हबीबगंज में जो डकैती हुई थी और उस साथ में जो हत्या हुआ था उसके मामले में गिरफ्तार होते हैं और आगे 2 जुलाई 1934 को सिलहट जेल में इन्हें भी फांसी दे दी गई। फिर हम देखते हैं और आप देखेंगे कि हम लोग ज़्यादातर भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस इन्हीं लोगों को याद करते हैं, जबकि हमारे देश को आज़ाद कराने में कुशाण कोवल, आसित भट्टाचार्य, जगन्नाथ सिंधे, हरकिशन, इस टाइप के भी बहुत सारे नाम शामिल हैं जो हम लोगों को पता भी नहीं है और जो इतिहास है उसमें सिर्फ नाम दर्ज होकर के रह गए हैं। उतना हम लोग आज उन्हें उतना सम्मान दे भी नहीं पाते हैं जितना वो सम्मान के हकदार हैं। कुछ जाने माने लोग ही हैं जिन्हें हम, जो लोग मतलब सामने रहे हैं, जो लोग राजनीति में एक्टिव रहे हैं, हम लोग उन्हीं को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जबकि जो लोग पीछे से यानी कि जो लोग कैमरे के पीछे काम किए हैं उन्हें तो कोई
मतलब जो भाव उनके लिए हमारे मन में होना चाहिए, जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, वो हम दे ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। अगर आप इतिहास के जो पन्ने हैं उन्हें खंगालेंगे तो कुछ नाम तो आपको मिल जाएंगे, कुछ नाम तो आपको मिलेंगे भी नहीं। फिर हम आगे देखते हैं जगन्नाथ शिंदे के बारे में। जगन्नाथ शिंदे जो हैं वो सोलापुर थाने में हमला हुआ था, उसके अभियोग में जो है बंदी बनाए जाते हैं और 12 जनवरी 1931 में इनको भी फांसी दे दी गई। अब आप देखिए 1931 में फांसी जो है जगन्नाथ शिंदे को दी गई, लेकिन हम लोग किसको याद रखते हैं? केवल भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इनके अलावा शायद ही कोई व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, शायद ही कोई जानता होगा कि 1931 में और किसी को भी फांसी दी गई थी। फिर हम आगे देखते हैं हरकिशन के बारे में। 23 दिसंबर 1930 को पंजाब के गवर्नर रहते हैं, इन पर गोली चलाने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया जाता है। फिर 9 जून 1931 को इन्हें भी फांसी दे दी जाती है। आगे फिर हम सूर्यसेन के बारे में देखते हैं। जो सूर्यसेन है वो 18 अप्रैल 1930 को चटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में पार्टिसिपेट करते हैं और आगे चलकर 11 जनवरी 1934 को इनको भी फांसी मिल जाती है। फिर हम देखते हैं लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन में लाठी प्रहार के उस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और उसी टाइम पर इन पर लाठी प्रहार होता है और इसी लाठी प्रहार के 1 महीने बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम देखते हैं उस टाइम पे स्वतंत्रता, जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो बहुत सारे नारे दिए गए थे और वो नारे किन्होंने दिए हैं यही सब हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकलाब जिंदाबाद, और ये भगत सिंह लिखा हुआ है जबकि ये गलत लिखा हुआ है। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो हसरत मोहानी ने दिया था, हसरत मोहानी ने दिया। हाँ, इस जो ये जो नारा है इसकी जो प्रसिद्धि मिली है वो भगत सिंह के द्वारा मिली है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने यूज़ किया इनकलाब जिंदाबाद को तो भगत सिंह के द्वारा यूज़ किया गया। और अभी हाल ही में जो BPSC TRE 2 हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था इतिहास वाले सेक्शन में, और उसमें भी आयोग ने भगत सिंह को ना मान करके हसरत मोहानी ही माना है। दरअसल ये नारा हसरत मोहानी का ही है। फिर हम आगे देखते हैं जो दिल्ली चलो का नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। आगे हम देखते हैं जो पूर्ण स्वराज है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया, और जो हिंदुस्तान वो भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेदों की ओर लौटो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और वेदों की ओर लौटो किसका है? तो दयानंद सरस्वती जी का है। आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू का है। मुझे लगता था कि जो आराम हराम है ये गांधी जी का होगा, पर ये आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू का नारा है। हे राम जो है वो महात्मा गांधी का नारा है। जो भारत छोड़ो ये भी भारत छोड़ो जो है वो महात्मा गांधी का नारा है। आगे हम देखते हैं जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। फिर आगे चल करके इसमें जय जवान जय किसान जय विज्ञान जोड़ दिया जाता है, जय विज्ञान, और ये किसके द्वारा जोड़ा जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। फिर हम आगे देखते हैं मारो फिरंगी को, और ये किसका नारा है? तो मारो फिरंगी को ये मंगल पांडे का नारा है। फिर हम देखते हैं जय जगत, ये विनोबा भावे जी का नारा है। कर मत दो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का नारा है। संपूर्ण क्रांति ये उनका है, जयप्रकाश नारायण का नारा है संपूर्ण क्रांति, और ये कब दिया गया था? तो इमरजेंसी के टाइम पे। फिर हम आगे देखते हैं इमरजेंसी का मतलब कि उस टाइम पे दिया गया था जब हमारा भारत देश आज़ाद हो गया था 1975-77 के मध्य, जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, नेशनल इमरजेंसी भारत में। उस टाइम पे ये संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था किनके द्वारा? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। आगे हम देखते हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद का नारा है। वंदे मातरम किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी का है। और जनगण मन अधिनायक जया है ये रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, और ये जो है हमारा राष्ट्रगान भी है। और जो वंदे मातरम है ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। आगे हम देखते हैं साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसका नारा है? तो भगत सिंह का है। फिर हम देखते हैं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है। ये भी BPSC TRE 2 में पूछा गया था, TRE 2 में पूछा गया था। आगे हम देखते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसका नारा है? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी का है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल का है, मोहम्मद इकबाल। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय।
और यही नारा लगा रहे थे जब उन पर लाठी प्रहार होते हैं। हम देखते हैं हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, ये किसका नारा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। फिर हम देखते हैं मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन में ताबूत की कील साबित होगी, ये लाला लाजपत राय का कथन है, मतलब कि कथन नहीं, कथन। फिर हम देखते हैं मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की डिमांड की, और हिंदू जो है उससे भी ज़्यादा मूर्ख थे जो उन्होंने उसकी वो मांग को ठुकरा दिया। और ये किसका कथन है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद जी का कथन है। तो यहाँ तक हमने देखा, अब ज़्यादा बचा नहीं है। इसके बाद कुछ ही चीज़ें हैं, 2-4 पॉइंट्स और हैं। उसके बाद जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद इसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके बारे में बताया गया है। तो अब हम कल जो है इसको ख़त्म, कल तो कल तो हम लेंगे जो हमारी एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी चल रही है उसको, और फिर कल के बाद जो नेक्स्ट डे आएगा उस दिन हम ये वाली सीरीज़ फिर से कंटिन्यू करेंगे, और उसमें जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है वो समाप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे पूरी की पूरी हिस्ट्री लगभग हमने 13-14 घंटे में कंप्लीट कर ली है। तो आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इसी चैनल पे हमने एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी स्टार्ट की है। अब हम सोच रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी है उसमें हमने जितने चैप्टर्स कराए हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें भी देख लें, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं एग्जैक्टली। तो अब हम देखेंगे उसका साथ साथ जो हमने यूपी स्पेशल भी स्टार्ट किया है उस सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखेंगे। तो अब डेली हम 2-3 क्लासेस लेंगे, ताकि जो है थोड़ा सिलेबस ठीक से कवर होता चले। ऐसे ही हवाबाजी में पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इन्हीं सब के साथ। आप इतनी देर तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।